मौर्य साम्राज्य एक प्रारंभिक दक्षिण एशियाई राज्य था जो पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के बहुमत को एकत्रित करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए विचार किया था। पुरातात्विक और साहित्यिक डेटा की पुनः जांच मौर्य साम्राज्य की एक नई समझ प्रदान करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य 222 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया और उत्तर भारत के विशाल इलाकों में अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा और पिछले मगध साम्राज्यों का स्थान लिया था। मौर्य साम्राज्य जब अपने चरम उत्कर्ष पर था तब इसकी सीमाएं आधुनिक ईरान को छुआ करती थी और लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में वह शासन कर रहा था। मौर्य साम्राज्य ने देश के सांस्कृतिक विकास पर अपनी छाप छोड़ी, जिससे देश की संस्कृति, कला और अर्थव्यवस्था में प्रगति हुई। अन्य देशों, विशेष रूप से पश्चिमी देशों के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ और हमारे व्यापार में वृद्धि हुई। मौर्य साम्राज्य में लगभग 10 राजा हुए हैं, जिसमें 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रथम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे उनके पोते सम्राट अशोक महान। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि मौर्यों ने अपना इतना अचीव कैसे किया था, इतने बड़े विशाल महाद्वीप में अपना नियंत्रण कैसे स्थापित किया था, ये इतने चरम उत्कर्ष तक कैसे पहुंचे थे। और इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। नमस्कार, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर.के. अशोक यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में मगध अर्थात आज का आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली, सबसे सुसंगठित और मजबूत राज्य था, एक महाजनपद था। मगध में अनेक राजा और राजवंशों ने अलग अलग समय में राज किया। उन्हीं में से एक था मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त करके किया था। नंद वंश की स्थापना साल 345 ईसा पूर्व में महापद्मानंद ने किया था। महापद्मानंद एक महान सम्राट थे, एक श्रेष्ठ सम्राट थे। महापद्मानंद जितने श्रेष्ठ थे उतना ही नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद भोगविलासी हुआ करता था। एक थ्योरी के अनुसार विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हुआ करते थे, इनको सिकंदर की भारत में आने की सूचना मिली। इस समय तक सिकंदर पोरस को परास्त कर चुका था और तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा था। चाणक्य इससे बहुत ज्यादा चिंतित हो उठे और सिकंदर को रोकने के लिए वो तक्षशिला से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना की ओर प्रस्थान कर गए। चाणक्य की योजना थी कि मगध सम्राट घनानंद, जो उस समय संपूर्ण आर्यावर्त में सबसे मजबूत और शक्तिशाली राजा थे, संपूर्ण भारतीय नरेशों को इकट्ठित कर एक संगठित सेना तैयार करके सिकंदर के विरुद्ध मोर्चा खोले और सिकंदर को भारत में आने से रोक दे, उसे वापस जाने पर मजबूर कर दे। यह चाणक्य की योजना थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाणक्य घनानंद की राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। घनानंद चाणक्य की बातों को सुनकर क्रोधित हो जाता है और उनकी शिखा अर्थात चोटी पकड़कर उन्हें राज्यसभा से बाहर कर देता है। इस अपमान से दुखी होकर चाणक्य यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं घनानंद और नंद वंश का समूल विनाश कर दूंगा और जब तक मैं ऐसा नहीं करता तब तक अपनी शिखा अर्थात चोटी नहीं बांधूंगा। चाणक्य एक दिन टहल रहे थे, तब उन्होंने एक दृश्य देखा कि कुछ बालक मिलकर एक खेल खेल रहे हैं, राजा और प्रजा का खेल। जो बालक राजा बना हुआ था वह सिंहासन में बैठकर अपनी प्रजा का हाल चाल पूछ रहा था।
चाणक्य मनोरंजन की दृष्टि से उस राजा बने बालक के पास पहुंच जाते हैं और नाटकीय अंदाज में निवेदन करते हैं। कहते हैं, महाराज, मैं बहुत ही गरीब और अनाथ ब्राह्मण हूँ। मुझे कुछ गाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। ऐसे में राजा बने बालक ने कहा, ले जाओ, पास में जो चर रही हैं, जितनी चाहिए ले जाओ। इसमें चाणक्य कहते हैं कि गाय के मालिक ने मुझे पकड़कर अगर मारा तो बालक कहता है, किसकी इतनी हिम्मत जो सम्राट चंद्रगुप्त की आज्ञा की अवहेलना करे। जवाब सुनकर चाणक्य स्तंभ और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसी समय एक बाघ ने वहां पर हमला कर दिया। हमला होते हुए सारे बालक वहां से भाग गए। बाघ और चाणक्य आमने सामने थे। तभी राजा बने बालक ने अपना अस्त्र लेकर चाणक्य और बाघ के मध्य आ गया और अपने अस्त्र की सहायता से बाघ को मार डाला। इसमें चाणक्य पूछते हैं कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को क्यों असुरक्षित किया। बालक कहता है कि मैं राजा हूँ और राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा का रक्षा करे। चाणक्य बालक की इस तरह उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें उस बालक में भविष्य का सम्राट दिखने लगा। चाणक्य ने उस बालक से नाम पूछा। बालक ने कहा, चंद्रगुप्त। चाणक्य बालक चंद्रगुप्त को एक शस्त्र की तरह प्रयोग करना चाहते थे घनानंद के विरुद्ध और उसे सम्राट बनाकर संपूर्ण भारत को एकीकृत करना चाहते थे। उस समय चंद्रगुप्त एक शिकारी के यहाँ रह रहा था। शिकारी ने उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा में एक गोपालक से खरीदा था। मूरा ने गोपालक के पास चंद्रगुप्त को छोड़कर चली गई थी ताकि उसका लालन पालन अच्छे से हो सके, लेकिन गोपालक लालची निकल गया था। चाणक्य ने शिकारी को 1000 स्वर्ण मुद्रा दिए और चंद्रगुप्त को उससे छुड़ा लिया और अपने साथ तक्षशिला यूनिवर्सिटी ले गए, जहां उसका अध्ययन और प्रशिक्षण शुरू हुआ। दोस्तों, ये था चंद्रगुप्त और चाणक्य की मिलने की कहानी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के और उनके वंश के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। विद्वानों ने पुरातात्विक और साहित्यिक सामग्री के आधार पर अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न ग्रंथों में मौर्यों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये क्षत्रिय थे और कुछ लोग मानते हैं कि यह शूद्र थे, पारसी थे। बौद्ध साहित्य के विभिन्न ग्रंथों से यह पुष्टि होती है कि मौर्य क्षत्रिय थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नामक क्षत्रिय जाति के थे। मौर्य शकों की उच्च जाति की शाखा थी और इसी में महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार महात्मा बुद्ध के समय अत्याचारी कौशल नरेश के आक्रमण के बाद शाक्यों ने वहां से हिमालय के एक सुरक्षित स्थान पर शरण लिया। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने जिस तरह के घर बनाए थे वह मौर्य के गृह से मेल खा रहे थे। इसी कारण उस गांव का नाम मौर्या पड़ा और वहां के लोग मौर्य कहलाए। बौद्ध ग्रंथ दिव्यज्ञान में भी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंबिसार को क्षत्रिय कहा गया है। महापरिनिर्वाण सूक्त नामक ग्रंथ में भी मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। महाबोधि वंश से भी ज्ञात होता है कि मौर्य क्षत्रिय थे और जैन ग्रंथों से भी पता चलता है कि मौर्य क्षत्रिय ही थे। हेमचंद्र द्वारा रचित परिष्ट पर्ण के अनुसार चंद्रगुप्त मयूर पालन करने वाले सरदार की पुत्री का बेटा था। रामचंद्र द्वारा रचित पुष्णश्रव कथा कोश में मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। संपूर्ण जैन साहित्य में मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है और नंदों को शूद्र कहा गया है। नंदों को क्यों शूद्र कहा गया है, इस पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, आप जाकर उसे देख सकते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। पुरातात्विक स्रोत और बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से भी स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य क्षत्रिय ही थे।
नंदगढ़ में स्थित अशोक के स्तंभ में सबसे नीचे एक मोर का चित्र अंकित है, परंतु कुछ विद्वान मौर्यों को शूद्र भी कहते हैं। उनका क्या तर्क है ये भी जान लेते हैं। ब्राह्मण साहित्यों के अनुसार मौर्य शूद्र थे। पुराणों में बताया गया है कि शिशुनाग वंश के विनाश के बाद उस वंश के अंतिम राजा की शूद्र पत्नी से उत्पन्न पुत्र महापद्मानंद परशुराम की तरह क्षत्रियों का संहारक होगा। 18वीं सदी में रतन गर्भ नामक विद्वान ने विष्णु पुराण पर एक टीका लिखा। उसमें उसने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म नंद राजा की पत्नी मूरा से हुआ था, इसीलिए उसे मौर्य कहा गया और इस आधार पर मौर्यों को शूद्र कहा गया। पुराणों में चंद्रगुप्त की जाति का उल्लेख नहीं है, इसलिए इस तथ्य को विद्वान तर्कसंगत नहीं मानते हैं। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में भी चंद्रगुप्त को या मौर्यों को वृषण कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ होता है शूद्र। विद्वानों का तर्क है कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण धर्म अवलंबी नहीं थे, शायद इसीलिए उनको वृषण कहा गया। और दूसरी बात ये कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस की पुत्री कार्निलिका यानी कि हेलेना से विवाह किया था, जिसे ब्राह्मण मान्यता नहीं दे रहे थे। यह भी एक कारण हो सकता है मौर्यों को शूद्र कहने का। यदि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र होते तो चाणक्य उसे राजा कभी नहीं बनाते, क्योंकि अर्थशास्त्र में चाणक्य ने एक स्थान पर लिखा है कि जनता उच्च जाति के एक दुर्बल शासक को सम्मान दे सकती है, लेकिन निम्न कुल के शक्तिशाली राजा को भी कभी स्वीकार नहीं करेगी। अब जान लेते हैं मौर्यों को पारसी क्यों कहा गया। पाटलिपुत्र में उत्खनन करने वाले डॉक्टर D.B. स्पूनर का विचार है कि मौर्य पारसी थे। उन्होंने अपने मत के समर्थन में कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत एवं फारस की राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में काफी समानता देखी जा सकती है। इसी आधार पर माना जा सकता है कि मौर्य वंशी पारसी थे। हालांकि उनके इस तर्क का विद्वानों ने खंडन किया है, क्योंकि उस समय फारस में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी जो कि भारत में प्रचलित नहीं थी। बुद्धिस्ट BBC के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय समुदाय से थे। उनके पिता नंदों की सेना के एक अधिकारी थे। चंद्रगुप्त के पिता की मृत्यु चंद्रगुप्त के जन्म से पूर्व ही हो गई थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता पिपाली वन के शासक थे। पिपली वन 600 ईसा पूर्व नेपाल के तराई क्षेत्र के रुम्नी वन से लेकर आज के आधुनिक कुशीनगर जिले के कयासा प्रदेश तक फैला हुआ था। प्राचीन तोप में लिखी पाली भाषा में यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और पौत्र अशोक क्षत्रिय थे। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में भी उल्लेख है कि मौर्य क्षत्रिय ही थे। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि मौर्य क्षत्रिय ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व बिहार के पाटलिपुत्र, जो कि तब का मगध था, वहां पर हुआ था। माता का नाम मूरा और पिता का नाम नंद था। हालांकि पिता के नाम को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ जगह चंद्रगुप्त के पिता का नाम सर्वसिद्धि मौर्य भी लिखा हुआ मिलता है। चंद्रगुप्त की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम दुर्धरा, जिससे बिंदुसार पैदा हुआ, और दूसरा का नाम हेलेना, जिसे कार्डलिया भी कहते हैं। इससे उसको जस्टिन नाम का एक पुत्र हुआ था। तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य अध्ययन, अध्यापन और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक सुसंगठित सेना गठन करने का आदेश दिया। प्राचीन ग्रंथों से यह पता चलता है कि चाणक्य ने युद्ध अभियानों को बढ़ाने के लिए विंध्याचल के वनों में जाकर धन को इकट्ठा किया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने स्थानीय निवासी और आदिवासियों को अपनी सेना में भर्ती किया। इतिहासकार जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त इन आदिवासियों को लुटेरा कहता था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि
वे स्थानीय निवासी पंजाब की गणतांत्रिक जातियों में से एक थे, जिन्हें अरट्ट या अराटक कहा गया है। उनके पास बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री थी। उन स्थानीय निवासियों की प्रतिरोध की भावना और सुसंगठित शक्ति की बदौलत चंद्रगुप्त की विशाल सेना तैयार हुई और साथ ही पड़ोसी राज्यों से उसने मैत्री संबंध स्थापित किए। मुद्रा राक्षस से पता चलता है कि हिमालय क्षेत्र के राजा प्रवर्तक से चंद्रगुप्त ने मैत्री संबंध स्थापित किए थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त ने सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। इस विफलता के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य यह समझ गए थे कि मगध पर इतनी आसानी से कब्जा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने एक रणनीति तैयार किया। साल 317 ईसा पूर्व पंजाब के उन इलाकों में चंद्रगुप्त ने अधिकार कर लिया जहां यूनानियों का शासन था। पंजाब पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य मगध की ओर कूच कर गए। इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य जहां जहां विजय प्राप्त करते जा रहे थे, वहां वहां सैनिकों की नियुक्ति करते थे। इस प्रकार की रणनीति बनाकर उन्होंने मगध पर आक्रमण किया था। इतिहासकार रीच डेविड के अनुसार जिस सेना के बल पर चंद्रगुप्त ने घनानंद को परास्त किया, उसका मूल आधार पंजाब से भर्ती किए गए सैनिकों पर था। मिली दंत पन्नों के अनुसार इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य और नंद राजा घनानंद के हजारों हाथी, अश्वरोही और लाखों पैदल मारे गए थे। मिलिंद पन्नों से ही ज्ञात होता है कि नंद राजा के सेनापति का नाम भद्रसाल था। इस युद्ध में राजा प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त का साथ दिया था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त ने घनानंद को परास्त किया था और नंद वंश का अंत किया था तथा 323 ईसा पूर्व मौर्य वंश का स्थापना किया था। उस समय चंद्रगुप्त की आयु सिर्फ 25 साल की थी। चंद्रगुप्त ने मध्य एशिया के समस्त राज्यों को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था और अपने राज्य का विस्तार वर्तमान में ईरान के कुछ हिस्से, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान तक फैला दिया था। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया। सेल्यूकस निकेटर ने हिरात, काबुल, गंधार और बलूचिस्तान के क्षेत्रों को चंद्रगुप्त को दे दिया और साथ ही अपनी पुत्री हेलेना अर्थात कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया था तथा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। चंद्रगुप्त ने अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के तौर पर दिया था। हालांकि इस युद्ध का उल्लेख यूनानी अर्थात ग्रीक साहित्यों में नहीं मिलता है। ग्रीक साहित्यों में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि का उल्लेख मिलता है। यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस और एंट्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। प्लूटार्क के अनुसार सेंट्रोकोटस उस समय तक सिंहासन रूढ़ हो चुका था। उसने अपने 6 लाख सैनिकों से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था और उस पर विजय प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग संपूर्ण भारत में विजय प्राप्त किया था, कलिंग और दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर। दक्षिण में वह उत्तरी कर्नाटक तक अपना साम्राज्य फैला चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। वह जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा की मृत्यु उसके पुत्र बिंदुसार के जन्म के समय ही हो गया था। जब चंद्रगुप्त सन्यासी बना तो उसकी दूसरी पत्नी हेलेना अपने मायके चली गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की गुफाओं में अपने आध्यात्मिक गुरु
भद्रबाहु की देखरेख में सिर्फ 50 वर्ष की उम्र में अपना शरीर त्यागा था। श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ियों में उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर में चंद्रगुप्त की समाधि मौजूद है और उस स्थान को आज चंदबसरी के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त ने अपने 50 वर्ष की उम्र में 24 वर्ष शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने वो सब कुछ किया जो उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के एक महान राजा के रूप में प्रतिष्ठित करता है। दोस्तों, ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी। ये पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 में बात करेंगे बिंबिसार और अशोक के बारे में। इसके बाद पार्ट 3 में बात करेंगे हम साम्राज्य के प्रशासन के बारे में और सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं हुए तो, और लाइक शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।